नमस्कार, प्राइम टाइम में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। दशहरा खत्म हो चुका है। आपने कई रावण जलते देखे होंगे, कुछ को अपने अंदर भी पाया होगा। हमारे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ साफ बयान दिया है, कहा है कि 29 सितंबर को जो सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने पीओके में की, उससे 30 साल की भड़ास निकली है। पीएम ने भी दशहरा के मौके पर कहा कि आतंकवाद के रावण को खत्म करना है। युद्ध से बुद्ध की तरफ जाने वाले लोग हैं हम, लेकिन आतंकवाद ही नहीं, लड़ाई भूखमरी से भी है, लड़ाई कुपोषण से भी है। हम आज ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है और सीधे सीधे कहें तो हम उसमें मात खा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है कि 2030 तक दुनिया से भूखमरी पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन उसका ये लक्ष्य अभी दूर की कौड़ी ही लगता है। इसलिए भी कि दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत भूखमरी खत्म करने के मामले में अभी काफी पीछे है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI के 2016 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 118 देशों में 97वां देश है, यानी कि 97th इसका स्थान रहा है। इस मामले में भारत एशिया में भी काफी पीछे है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश भारत से आगे हैं। नेपाल 72वें, श्रीलंका 84वें और बांग्लादेश 90वें स्थान पर है। सिर्फ पाकिस्तान और 3 अन्य एशियाई देश ही भारत से पीछे हैं। इसी हफ्ते गोवा में ब्रिक्स देशों की शिखर बैठक होने जा रही है और दुनिया की नई आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था में इन देशों को कई मामलों में एक दूसरे के आसपास भी गिना जाता है, लेकिन भूखमरी के मामले में भारत इन देशों के आसपास भी नहीं है। ब्रिक्स देशों में भूखमरी के मामले में भारत सबसे निचले स्थान पर है। ब्राजील 16वें, रूस 24वें, चीन 29वें और दक्षिण अफ्रीका 51वें स्थान पर है। हालांकि भारत ने पिछले कुछ सालों में कई पैमानों पर अपना प्रदर्शन सुधारा है। सन 2000 के मुकाबले भारत में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 25% का इजाफा किया है, लेकिन ये काफी नहीं है। भूखमरी, कुपोषण और अधूरे शारीरिक विकास के मामले में भारत अब भी काफी पीछे है। 5 साल तक के हर 5 में से 2 बच्चों का पूरा शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI के दक्षिण एशिया के डायरेक्टर PK जोशी का कहना है कि भारत अगले 6 साल में दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने जा रहा है। ऐसे में ये बहुत अहम है कि हम अपनी 1.4 अरब की आबादी को सेहतमंद जिंदगी के लिए पोषक आहार मुहैया करा सके। भारत बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। आंकड़ों के मुताबिक भूखमरी में कमी की मौजूदा दर बनी रही तो भी 2030 में दुनिया से भूखमरी खत्म करने की संयुक्त राष्ट्र की चुनौती का कामयाबी से सामना नहीं हो पाएगा और इसके लिए जिम्मेदार होंगे भारत, पाकिस्तान, हैती, यमन और अफगानिस्तान जैसे देश, जिनमें सामान्य से गंभीर स्तर तक भूखमरी बनी रहेगी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को नापने के कई पैमाने हैं, जैसे कुपोषण, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का अवरुद्ध शारीरिक विकास, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर वगैरह। ऐसा नहीं है कि भारत ने इस दिशा में विकास नहीं किया है। अगर भूखमरी की ही बात करें तो 2010 में भारत में जहां 17% आबादी भूखमरी की चपेट में थी, वहीं 2015 में ये घटकर 15% रह गई। जहां 2010 में 20% बच्चों का कद के लिहाज से कम वजन था, वहीं 2015 में ये घटकर 15% रह गया है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अवरुद्ध शारीरिक विकास की दर 2010 में 48% थी, जो अब 38.7% रह गई है। 5 साल से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर भी इस दौरान 6.6% से घटकर 4.8% रह गई। इन सभी पैमानों पर भारत ने तरक्की की है, लेकिन चुनौती अब भी बहुत बड़ी है। इसकी एक बड़ी वजह है कि इन सब पर अब जिन संस्थाओं को चुनौतियों का सामना करना है, वो या तो इसके लिए पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं है या फिर पूरी तरह जागरूक नहीं है। भारत में आंगनबाड़ी कार्यक्रम इस दिशा में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, लेकिन कई जगह प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी साफ दिख रही है। जैसे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से हमारे सहयोगी सिद्धार्थ रंजन दास ने एक खास रिपोर्ट भेजी है, वो देखते हैं। मध्य प्रदेश के बड़गांव में 75 साल की लालबाई अपनी पोती की देखभाल में रहती हैं, जब उनके बेटे और बहू 5 किलोमीटर दूर खेतों में काम करते हैं। 2 साल की ममता भीषण कुपोषण की शिकार हैं। वजन सिर्फ 7 किलो, जो औसत से 3 किलो कम है। उसे फौरन इलाज की जरूरत है। कमजोरी छे कोई देवक ना हमरा काम करानी है करी ना मुली जानो नी नीले जा पाते
কোন রবে না যা ঘর কোন রবে ऐसे करी। लालबाई को अपनी पोती की सेहत की गंभीरता की भनक तक नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थुमीबाई को भी इस बारे में कुछ खास जानकारी नहीं। ठीक है नहीं है। थुमीबाई और उसके साथी में से कोई भी लिख पढ़ नहीं सकता। शायद यही वजह है कि बीते 9 साल में उसने सिर्फ 3 बच्चों को ही पोषण पुनर्वास केंद्र भेजा है। आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, कैसे मदद करती हैं ये बच्चों तो को? मैं ये तो ठीक है, ये तो पढ़ते रिकॉर्ड नहीं पढ़ना आता है। रिपोर्ट नहीं पढ़ते आते, तो कैसे करते हो फिर उसको मदद? मैं कैसे? कराते वो छोरा कर देता मेरा। छोरा करता है कि यहीं बैठता आपके साथ या कि काम करता है? वो आता तो टाइम टाइम से कर देता। अलीराजपुर जिले में 2100 से भी ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र है, जिनमें से 200 केंद्रों के कर्मचारी लिख या पढ़ नहीं सकते और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई इन लोगों के सहारे बहुत दूर तक लड़ी नहीं जा सकती। हमको प्रॉब्लम जाती है जहाँ जिस केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अनपढ़ है, उनको समझाना, उनको ग्रोथ चार्ट भरवाना, उनका प्रतिमा वजन लेकर उनका पोषण स्तर ज्ञात करना कि उनके केंद्र में कितने बच्चे अति कम के हैं, कितनों को मध्यम और कितनों को आपको एनआरसी में भर्ती करना। तो ये प्रॉब्लम तो जाती है, हमें समस्या है। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार हर 10 में से 3 बच्चा अलीराजपुर जिले में कुपोषित है और इस भयावह आंकड़े के बावजूद भी जो न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोले गए हैं उनके बेड्स खाली हैं। महिला बाल विकास विभाग जो है वो मानता है कि जो पूरा सिस्टम है कुपोषण से लड़ने के लिए उसको सुधारने की जरूरत है और इसी कड़ी में वो जल्द ही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको साक्षर बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। अलीराजपुर से वसीम राजा और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ सिद्धार्थ रंजन दास, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चाहे भूखमरी की हम बात करें या कुपोषण की बात करें तो आंकड़ों में कहीं खोकर रह जाती हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हम आप इसको बेहतर समझ सकें, इसको जैसे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता को आपने देखा जो वहां पर काम कर रही हैं, उनको भी बेहतर पता नहीं है, हमको भी बहुत सारी चीजें नहीं पता। इसको समझने के लिए और क्या करना चाहिए, हमारे साथ खास मेहमान हैं रितिका खेरा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स की, आईआईटी दिल्ली में पढ़ाती हैं, नरेगा, फूड राइट्स, इन सब पर काफी सालों से काम कर रही हैं। रितिका जी, आपका बहुत स्वागत है। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स मैंने देखा, एक तो तस्वीर जो हमने देखी सिद्धार्थ ने जो हमें दिखाई है वहां से, उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन ये हम डिफरेंशिएट क्यों करते हैं भूखमरी और कुपोषण के बीच? क्या ये तो इंटर रिलेटेड है, फिर अलग अलग क्यों है? कुपोषण की जो समस्या है वो भूखमरी से बहुत ज्यादा बड़ी है। हाँ। क्योंकि सही बच्चे को पोषण अगर पहुंचाना हो तो न सिर्फ उसमें खाने का योगदान है, साफ पीने का पानी भी होना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी होनी चाहिए, ओपन डेफिकेशन से भी बच्चे को बचाना है। इस वजह से दोनों को अलग रखा जाता है। एक तरह से देखा जाए तो भूखमरी को हटाना एक आसान काम है क्योंकि लोगों तक सिर्फ कुछ ना कुछ खाना पहुंचाने की बात है, लेकिन अगर आपको कुपोषण के साथ लड़ाई करनी है तो आपको न सिर्फ खाद्य सुरक्षा के कार्यक्रमों पर ध्यान देना होगा, उसके साथ साथ आपको स्वास्थ्य, पानी, खुले में शौच, इन सब चीजों पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो आंगनवाड़ी वाला प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसके तो उसमें आंगनवाड़ी एक ऐसा स्थान है जहां पर उनको ये सारी चीजें एक ही जगह पर मिलने की सुविधा है। हाँ। वहां पर टीकाकरण भी होगा, बच्चे को खाने के लिए भी कुछ मिलेगा, वहां पर ग्रोथ मॉनिटरिंग भी होगी कि बच्चे का वजन ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं, उसका कद ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं, और साथ ही महिलाओं के लिए कुछ काउंसलिंग की भी सुविधा है कि जैसे पहले 6 महीनों में सिर्फ आपको उसको माँ का दूध ही देना है और कुछ नहीं देना, वो सारी चीजें भी वहां पर। एसेंशियली अगर हम देखें तो कुपोषण सिर्फ बच्चों से रिलेटेड है और भूखमरी सबसे, मतलब एडल्ट्स भी उसमें शामिल हैं? नहीं, कुपोषण की समस्या एडल्ट्स में भी है। जैसे आप और मैं अनीमिक हूँ, मेरा अगर हीमोग्लोबिन कम है तो वो भी एक कुपोषण का इंडिकेटर है। हाँ। तो कुपोषण के अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स हैं, उसमें कद कम रह जाना, आपके उम्र के हिसाब से वजन कम होना, ठीक है, और अनीमिया भी है, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को भी लिया जाता है। हाँ। अलग तरह के सूचक हैं। हाँ। बच्चों के लिए इसलिए ज्यादा बात की जाती है कि अगर आपने पहले 3 सालों में
बच्चे को कुपोषण से नहीं आप बचा पाए तो बाद में उस बच्चे के लिए कैचअप करना हाँ। बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और जो हमारी नीतियां रही हैं वो उसी एज ग्रुप को बहुत बुरी तरह से निग्लेक्ट करती आ रही हैं। नीतियों से क्या मतलब है आपका? हम जो अभी देख रहे हैं आंगनबाड़ी जहां पर सब कुछ एक होना चाहिए, खुद वहां की जो जिम्मेदार जो महिलाएं हैं जो चला रही हैं, शायद उनको भी शायद किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन क्या यही तस्वीर अधिकतर आपने देखी है? क्योंकि वो अगर हम सीधा सीधा बोलें तो वो इल इक्विप्ड है, जो काम उनको दिया गया है वो करने के लिए, और उनको ये सिखाने के लिए भी शायद बहुत प्रयत्न नहीं किए गए हैं, तो ग्रास रूट लेवल पर हम वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसमें शायद हमसे बेहतर काम नेपाल और बांग्लादेश कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो बात तो बिल्कुल आपकी सही है कि जो आस पड़ोस के देश हैं वो हमसे पीछे शुरू हुए थे और हमसे अब आगे निकल गए हैं। इसका एक बड़ा मुख्य कारण ये है कि उन्होंने इन चीजों पर पैसा खर्च किया है। अगर आप इंडिया के आंकड़े देखें तो हाँ। स्वास्थ्य और शिक्षा पे सब सहारन अफ्रीका से भी हम कम खर्च करते हैं। अच्छा, ये हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये ग्राफिक्स भी जो हैं वो आप देख सकते हैं, जो रितिका जी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हैं वो इससे काफी कुछ जुड़ा हुआ है। राइट जी, हम जीडीपी का 5% ही केवल शिक्षा और स्वास्थ्य पे डाल रहे हैं। ये तो सरकार बहुत के, कम है। बहुत कम है। और आप देखिए कि सब सहारन अफ्रीका की जो के देश हैं हाँ। जो हमसे काफी ज्यादा गरीब हैं, वहां पर भी 6% से ऊपर खर्च किया जा रहा है इन चीजों ठीक पर। है। और जैसे जैसे आप अमीर देशों में जाएंगे इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। लेकिन जो आंगनवाड़ी वाला कार्यक्रम है, जो आपका पहला सवाल था, उस पर मैं वापस आना चाहती हूँ कि उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में आंगनवाड़ी वाली जो स्कीम है वो बहुत धीरे से अब उसमें जान आ रही है। लेकिन अगर आप तमिलनाडु जाएं, आप उड़ीसा जाएं, आप अगर हिमाचल जाएं, तो वहां की आंगनवाड़ी सेविका भी बहुत जानकार है, पढ़ी लिखी भी है, उसका प्रशिक्षण भी अच्छे से हुआ है। लेकिन उन राज्यों में जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार से आया हुआ पैसा भी पूरी तरह से इस्तेमाल करती है, उसके ऊपर से खुद अपना पैसा डालती है। आपको याद होगा पिछले साल मध्य प्रदेश में हाँ। इन्हीं इलाकों में, मध्य प्रदेश के इन्हीं इलाकों से राज्य के पास एक प्रस्ताव आया कि अंडा दिया जाए। हाँ। ये आदिवासी बहुमूल्य इलाके हैं जहां पर अंडा खाने में किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चिट्ठी आ गई जो मुख्यमंत्री के पास, तो उन्होंने वो अंडे वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और अंडा एक बहुत जरूरी चीज है बच्चे के लिए, क्योंकि वो बहुत छोटी मात्रा में उसमें सारे पोषक पाए जाते हैं। हाँ। और जो बच्चे का पेट है वो बहुत छोटा होता है, उसमें आपको इसी तरह का खाना देना है जिसमें बहुत कम मात्रा, मतलब जो उसकी वॉल्यूम है बहुत कम होने के बावजूद उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा हो। तो छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी आज हम इस स्थिति में हैं। दूसरा, नीतियों से जुड़ी हुई जो आपने बात कही थी, 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून लागू हुआ। ठीक है। और जब खाद्य सुरक्षा कानून की बात होती है तो लोग केवल राशन वितरण प्रणाली पे हाँ। बात करते हैं, लेकिन वो लंबी लाइनें जो लगी होती हैं वो दिखाते हैं, राशन कार्ड दिखाते हैं। ठीक है। लेकिन जो खाद्य सुरक्षा कानून था उसमें 4 योजनाएं थी। उसमें पीडीएस था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, आईसीडीएस है, आंगनबाड़ियां है, स्कूल में मिलने वाला मध्याह्न भोजन है, और चौथा एक ऐसी स्कीम है जिसके बारे में आज तक कोई बात नहीं कर रहा है, और वो है मातृत्व लाभ। अच्छा। जब मेनका गांधी ने मैटरनिटी एंटाइटलमेंट बिल पास करवाया तो उनकी काफी वाहवाही हुई, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि उस बिल का लाभ केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर की महिलाओं को होगा। जो 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनके लिए खाद्य सुरक्षा कानून में एक प्रावधान है कि उनको 6,000 रुपए हर गर्भ के लिए दिया जाएगा। लेकिन आज तक 3 साल हो गए हैं इस कानून को पास किए हुए, लेकिन आज तक इसमें बजट में एक भी पैसा नहीं जोड़ा गया। जितना था पहले वो एक पायलट के तौर पे चल रही थी, वो उतना ही 50 जिलों में अभी तक चल रहा है, 600 में से। तो जहां पैसा लगाने की जरूरत है वहां पे सरकार पीछे हट रही है, और उसके पीछे आई थिंक वो एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया में कि हम इतना पीछे रह गए हैं। और इसमें लोग मांग भी नहीं पाते। हम आपको एक और रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि लेवल ऑफ अवेयरनेस जिसको कहते हैं वो क्या है, क्योंकि अगर पैसा नहीं पहुंच रहा है, जो योजनाएं हैं सरकार की वो वहां पर नहीं जा रही हैं, तो उसके लिए मांग करने लायक भी अवेयरनेस होना चाहिए, और क्यों नहीं है ये भी आपको दिखाते हैं। सिद्धार्थ की एक और रिपोर्ट है, वो भी आपको दिखाते हैं।
60 साल के तांत्रिक सकरिया मंडलोई का दावा है कि 2 साल के शंभू और उसके 7 महीने के भाई शिव पर भूत प्रेत का साया है, इसलिए उनका वजन इतना कम है। शंभू का वजन 8.5 किलो है, जबकि शिव महज 4 किलो का है। दोनों कुपोषित हैं, लेकिन उनके परिवार वाले इलाज के लिए उनको आंगनबाड़ी या अस्पताल ले जाने के बजाय तांत्रिक के पास ले जाते हैं, जो फीस के तौर पर शराब और फल लेता है। मेरा बाप दादा ने सिखाया है, ऊपर वाला ने सिखाया है। तो जो सूख जाता है बच्चा, उसको इलाज करते ठीक हो जाता है? मेरे पिता ने मुझे ये सिखाया। मैं कुपोषित बच्चों का इलाज करता हूँ और ज्यादातर ठीक हो जाते हैं। अगर उनकी हालत खराब होती है तो उनको अस्पताल ले जाया जाता है। वह पवन लागेगा नहीं। वो जो ये बच्चा सूख गया है, जो सूख गया दवा खाने ले गए थे सरकारी अस्पताल में, वहाँ भी ढंग का इलाज तो होता ही नहीं। अभी इसके बड़ों से करवाए रहे। अच्छा, हाँ, कुछ फायदा हुआ? अभी थोड़ा सा फायदा हुआ है। किराड़े परिवार के घर से महज 200 मीटर दूर वाड़ी गांव का आंगनबाड़ी केंद्र है। वहां के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दबे मन से ही सही, लेकिन माना कि उन्होंने शंभू और शिव की सेहत की अनदेखी की। टीकाकरण में गई थी मैं, अभी बीच में पोषण हाथ, तो वो बच्चा नहीं आया और उसको मेरे को देना है। जाके कर सकते थे हाँ, आप, लेकिन किए नहीं आप लोग। करेंगे नहीं सर, क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए। करना चाहिए। आसपास के लोग कहते हैं कि सिर्फ अंधविश्वास की ही वजह से लोग अपने बच्चों को ओझा या तांत्रिक के पास नहीं ले जाते, बल्कि इसका एक बड़ा कारण अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों में होने वाली अनदेखी और भेदभाव भी है। समाज में जो भेदभाव होता है ना, भेदभाव के कारण से अस्पताल और वगैरह नहीं जाते हैं और तांत्रिक के पास जाते हैं। लेकिन महिला और बाल विकास विभाग का मानना है कि कुपोषण के खिलाफ सरकारी लड़ाई में सबसे बड़ी रुकावट तांत्रिक और ओझा हैं। इस जिले में 99% ये समस्या है, क्योंकि जब भी बच्चा या तो उल्टी होगी, दस्त होगी या कुछ फोड़े फुंसी टाइप के होंगे शरीर पे, तो सबसे पहले वो झाड़ और बड़वा ओझा के पास जाएगा। उसके बाद नहीं सुधरता तो अंतिम ऑप्शन है या तो स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर के पास जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पे जल्द ही तांत्रिकों की मदद लेने की सोच रही है, ताकि वो कुपोषित बच्चों को पहचान पाए और साथ ही में उनको डॉक्टर के पास भेज सकें। लेकिन एक बात और है जो सरकार को समझनी होगी, वो ये है कि क्या कारण है कि यहाँ के लोग आंगनवाड़ी और अस्पताल जाने में संकोच करते हैं, और इसका एक सोल्यूशन भी निकालना होगा। तब शायद जाके इस क्षेत्र में जो कुपोषण की प्रॉब्लम है उस पर लगाम लगाया और भी ठीक तरीके से जा सकेगा। अलीराजपुर से कैमरा पर्सन रिजवान खान और वसीम राजा के साथ सिद्धार्थ रंजन दास, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो ये लोग भी वहीं के हैं, ये तांत्रिक ओझा भी वहीं के हैं और आंगनबाड़ी वगैरह के लोग भी वहीं के हैं, लेकिन जो हो रहा है, जो अनदेखी की बात यहाँ पर लोग कर रहे हैं, वो अपने ही लोगों की अनदेखी कर रहे हैं किसी न किसी वजह से, चाहे जो भी वजह उसकी हो। तो इसमें जो सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, आखिर क्या हो सकता है? समस्या तो बहुत बड़ी है, बहुत विकराल है। मेरे ख्याल से एक छोटी सी टिप्पणी मैं मीडिया पे भी करना चाहूंगी कि मेरे हिसाब से मीडिया के कम से कम दो काम है। एक तो ये कि जहां पे ठीक नहीं चल रहा आप उसको उजागर करें, लोगों के सामने लेके आए। दूसरा एक रोल ये भी है कि जहां काम कर रहा है वो भी लोगों को बताइए कि यहाँ पे कैसे बदलाव आया, और उसमें मेरे हिसाब से जो खासकर ग्रामीण और हमारे जो मुद्दे हैं, जो मैं अपना मानती हूँ, भुखमरी और कुपोषण, उसमें मीडिया कभी गांव तक नहीं पहुंच पाता। और खासकर अगर उनको बताएं कि नहीं यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो कहते हैं हमारी स्टोरी नहीं चलेगी। तो अगर आप मीडिया सर्च भी देखें, गूगल ट्रेंड्स में आप जाके देखिए, पिछले 5 साल में मैंने एक अभी आने से पहले सर्च किया, एक तरफ मैंने हंगर डाला और दूसरी तरफ मैंने आईफोन डाला, और उसका पिछले 5 साल में न्यूज में कितनी बार लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, तो जो आईफोन का ट्रेंड है वो हंगर से बहुत ऊंचा है। अच्छा। तो मतलब यहाँ पे मीडिया जो है वो उसको ज्यादा पड़ी है आईफोन के बारे में और ऑडी के बारे में, और न कि लोगों के जो असली मुद्दे हैं। तो जब तक ये मीडिया में मुद्दे नहीं आएंगे तब तक राजनीतिक दबाव भी नहीं बन पाएगा। चलिए थोड़ा बहुत तो हम उठाए। हाँ, इसलिए इस तरह के जो इंडेक्स हैं वो बहुत काम आते हैं। चाहे वो इंडेक्स में कुछ त्रुटियां हो या कुछ भी हो, लेकिन एक वो खबर बन जाती है। खबर मेरे ख्याल से और भी तब बड़ी बनेगी जब पाकिस्तान भी हमसे आगे निकल जाएगा, तब सबके पसीने छूटेंगे। बिल्कुल। लेकिन इसमें जैसे मैं अभी पढ़ रही थी, तो उसमें जो
पॉसिबिलिटी है इरेडिकेशन की? एक तो कहा गया है कि इकोनॉमिक, यानी कि आप जो लगातार कह रही हैं कि पैसे कम खर्च किए जाते हैं, फिर एक कहा गया है एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट, और एक है सोशल प्रोटेक्शन। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो हम समझते हैं, ठीक है, वो एक वजह है। और उसके बाद जब मैं महाराष्ट्र वाला देख रही थी, जहां पर कई हजार बच्चे जो हैं वो कुपोषित हैं, तो जो भी इलाके हैं महाराष्ट्र के, वो वही इलाके हैं जहां पर सूखा पड़ा है, या जहां पर बाढ़ की समस्या लगातार आई है, या पानी की समस्या है। ये इलाके जो है वो सबसे ज्यादा हिट हुए हैं कुपोषण के मामले में, वो सबसे ज्यादा है, 110% के करीब इंक्रीज है इसमें। हाँ, जो आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की, मेरे ख्याल से वो एक्चुअली बहुत जरूरी है आज उसके बारे में बात करना। हाँ। जो खाद्य सुरक्षा कानून है वो एक तरह से उपलब्धि है, क्योंकि वो उसने इसको लीगल एंटाइटलमेंट बनाया। ठीक है। वो कानून खुद में बहुत सशक्त नहीं है, लेकिन जितना भी है कम से कम एक पैर जमा है। हाँ। लेकिन आज रिकॉग्निशन है कम से कम कि होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। हाँ। और इसको अगर ये लॉ नहीं होता ना, हाँ। तो क्या होता, नई सरकार आने से उसकी जो फंडिंग है वो घट जाती या बढ़ जाती, जितना उनकी मनमानी से वो चलता। लेकिन अब ये लीगल प्रोविजन है, आप इतना कम से कम तो आपको करना ही होगा। हाँ। आज हम ये देख रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत पिछले 10 सालों में आप जैसे बता रहे थे आंकड़ों में कुछ फर्क आया है। हाँ। लेकिन वो बहुत परसेंटेज वाइज हमने बताया, लेकिन मुझे लगा कि वो बहुत कम है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उसमें जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। हाँ। और इसमें एक चीज और है कि ये इंटरजेनरेशनल प्रॉब्लम है। माँ अगर कुपोषित है तो बच्चा कुपोषित होगा। तो अगर इसको बदलने में समय भी लगता है। हाँ। लेकिन आज जो हो रहा है, सोशल प्रोटेक्शन जो आपका चौथा पॉइंट था, हाँ। आज जो हो रहा है जमीन पे, वो उसका जो बुरा असर है हमें 5 साल बाद दिखाई देगा। हर स्कीम में आधार को जबरदस्ती घुसाया जा रहा है, और आधार को घुसाने की वजह से सोशल प्रोटेक्शन में क्या क्या शामिल है? हाँ, उस सरकार के अलावा नहीं, सोशल प्रोटेक्शन का सोशल इज कमिंग फ्रॉम सरकार। हाँ। वो सोशल का मतलब यही है कि सरकार की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ठीक है। और प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स में नरेगा को भी आप मान सकते हैं, क्योंकि वो लोगों को व्यवसाय एक तरह से कुछ ना कुछ मदद कर रहा है, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन है। खाद्य सुरक्षा कानून तो है ही, उसमें मातृत्व लाभ सबसे बड़ा योगदान कर सकता था, लेकिन वो अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ। लेकिन आज ये हो रहा है कि जो स्कीम जैसे टूटी फूटी ही चल रही थी, उसमें आधार का पहाड़ टूट पड़ा है, और आधार की वजह से लोग जो उनको पहले मिल रहा था उससे वंचित हो रहे हैं। अच्छा। आप राशन की दुकान पे जा रहे हैं तो किसी को कह रहे हैं आपका आधार नंबर नहीं है, किसी का आधार नंबर है तो उसका आधार नंबर सही तरीके से अंदर फीड नहीं हुआ कंप्यूटर में, फिंगरप्रिंट मैच किसी नहीं, ठहरिए, 6 चीजें चलेंगी तब आपको राशन मिलेगा। आधार नंबर होना जरूरी है, आपका सीडिंग सही होना चाहिए, मोबाइल चलना चाहिए, स्टेट सर्वर चलना चाहिए, UIDAI का सर्वर चलना चाहिए, और ये सब चलेंगे तब आपका फिंगरप्रिंट जाएगा और वो वहां से मैच होना चाहिए। तब जब ये 6 चीजें चलेंगी तब आपको राशन मिलेगा। और इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप पहले जा रहे थे राशन की दुकान पे, आप रजिस्टर में वो आपसे जबरदस्ती 35 किलो पे साइन करवा रहा था, लेकिन दे रहा था आपको 32 किलो। अब वो क्या कर रहा है, अब आपको वो बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा लगा रहा है, और वो ही कर रहा है 35 किलो पे अंगूठा लगवा के 32 किलो दे रहा है। तो इससे कोई फायदा तो हुआ नहीं, चोरी जैसी चल रही थी वैसी चल रही थी। लेकिन 30% लोग, राजस्थान के अगर आंकड़े देखें पिछले 3 महीने के, ओनली 70% हैव बीन एबल टू गेट थ्रू दिस आधार मशीन। 30% बिल्कुल बाहर हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन 6 चीजें एक भी नहीं चलेगी तो उनको वो चक्कर काटते रह जाएंगे, उनको राशन नहीं मिलेगा। उसी तरह से यही प्रॉब्लम अब हेल्थ में भी आ रही है। वो कह रहे हैं अगर आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाएंगे तब आपको अंगूठा लगाना होगा। बिना सोचे समझे इसको हर जगह फैलाया जाए, कैंसर की तरह स्प्रेड कर रहा है ये पूरे जो सामाजिक सुरक्षा के सारे कार्यक्रम हैं, स्कॉलरशिप्स में भी, स्वास्थ्य में भी। और जब हम ये मुद्दा उठाते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा 5%, अच्छा 30% बाहर रह रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी ना किसी को तो। लेकिन जब इस तरह से लोग बाहर रह जा रहे हैं जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, तो जैसा आप कह रही हैं और हम भी देख रहे हैं कि जो कुपोषण है, भूखमरी है, इसके कारण
लॉस ऑफ मैन पावर, इकोनॉमिक लॉस कितना ज्यादा है? क्योंकि अब आज की तारीख में सब कुछ वहां पर कैलकुलेट होने लगता है। राइट। एक्चुअली ये मेरे को ठीक से पता नहीं है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने ये किया है कि सालों में हमारा कितना नुकसान है, कि अगर जैसे बांग्लादेश देखें तो वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल तक पहुंच गई है, और अगर आप इंडिया का देखें तो हमारा 64 इयर्स ही है। तो उससे भी आप अंदाज लगा 6 साल हम कम जी रहे हैं क्योंकि हमने ये सारी इन्वेस्टमेंट नहीं की है। उसी तरह से जो बच्चे मर रहे हैं, हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो अगर आप बांग्लादेश से ही कंपेयर करें, क्योंकि बांग्लादेश हमसे गरीब देश है, तो बांग्लादेश में 46 है, यहाँ पे 61 है। इतने ज्यादा बच्चे, 1000 में से 61 बच्चे मर रहे हैं इंडिया में, और बांग्लादेश में वो 45 के आसपास है। तो अगर आप ह्यूमन लाइफ में भी काउंट करें तो बहुत बड़ा नंबर। लेकिन अगर हम शॉर्ट में बताएं कि क्या क्या इमीडिएट स्टेप्स हो सकते हैं, क्या लॉन्ग टर्म स्टेप्स हो सकते हैं अभी इस वक्त, जैसे अभी हम जब ये सारा कुछ देख रहे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, कुपोषण का हम देख रहे हैं, यूएन का देख रहे हैं, खबरें लगातार देख रहे हैं, तो लगता है कि अभी फौरन क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? राइट। जो मतलब पॉसिबल है। क्योंकि आधार का आपने बात की है, लेकिन आधार अभी कहीं रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, पर इसको रोकना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको और फैलने देंगे तो ये और नुकसान करेगा। अगर अभी हमें समझ आ रही है कि इससे नुकसान हो रहा है तो इसको फैलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये ऑर्डर रोज, हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेचारा 6 बार कह चुका है कि आप इसको अनिवार्य नहीं बना सकते, लेकिन रोज कोई किसी न किसी मिनिस्ट्री से ऑर्डर निकल रहा है कि ये अब मैंडेटरी हो गया। तो ये तो मतलब चलती गाड़ी को पंचर करने वाला। सर्वोच्च अदालत जब ऐसे कह रही है, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो उसके आसपास से क्या हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं? हाँ, तो एक मेरे हिसाब से जो खाद्य सुरक्षा कानून में मातृत्व लाभ वाली जो प्रोविजन थी, उसको तुरंत लागू करना जरूरी है, क्योंकि 90% महिलाएं आज भी, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वो आज बच्चा पैदा होता है, 3 दिन के अंदर वो नरेगा के कार्यस्थल पे पहुंच जाती है काम करने। तो उनका बच्चा किस तरह से ठीक से पोषण पाएगा ना? मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स, 6 महीनों के लिए सबको पता है कि सिर्फ आपको माँ का दूध पीना है। अब वो माँ अगर चली जाएगी काम पे तो बच्चे को घर छोड़ के जाएगी, वहां पे तो कोई सुविधा नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर वो 6000 रुपए भी महिलाओं तक पहुंचने लगेंगे तो वो अगली पीढ़ी के लिए भी बहुत काम आएगा। एक तो ये है, और दूसरा मेरे हिसाब से जो आंगनवाड़ी कार्यक्रम है, मैं बहुत खुश हूं कि आपने उसको चूज किया, बाकी सब में से उस पे आपने प्रोग्राम किया, कि उसको सशक्त करना बहुत जरूरी है। उसमें और पैसों की जरूरत है, अंडा देने की जरूरत है। जबरदस्ती नहीं कह रहे किसी को अंडा खिलाया जाए, लेकिन उसके लिए समझ की जरूरत है कि ये क्या पौष्टिक जो आहार है वो कितना जरूरी है। वक्त हमारे पास इस चर्चा के लिए इतना ही था। रितिका जी, आपका बहुत शुक्रिया ये सब कुछ समझाने के लिए, जो हम सब समझ सकें। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है जब हम डेटा देखते हैं, लेकिन जब समझ में आती है इस तरह से बात, तो ये भी समझ में आती है कि हम कहां किस खतरनाक कगार पर खड़े हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। चलिए, अब प्राइम टाइम में हम बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जिस पर अभी पूरी राजनीतिक बहस हो रही है, और जबरदस्त बहस हो रही है। और इस बहस में रक्षा मंत्री अब सामने आए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि देश में पहले कभी सेना ने एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की है। हालांकि रक्षा मंत्री ने इसका पूरा क्रेडिट सेना को दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि इसका फैसला तो सरकार ने ही लिया था। अब विपक्ष का आरोप है कि सरकार राजनीतिक फायदे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स का इस्तेमाल कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, I am defense minister for 2 years, and from whatever I have learned, there is no surgical strike any time earlier. 29 सितंबर को नियंत्रण रेखा के पार भारतीय सेना की कार्रवाई से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। मुंबई के एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यह बयान दिया।
पर्रिकर ने कहा कि इससे पहले नियंत्रण रेखा के पार जो भी कार्रवाई हुई वो पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की हरकतों का जवाब देने के लिए सेना के स्थानीय कमांडर के स्तर पर हुई। Local commanders sometimes takes action against a punitive action against the opponent who has been troubling him. That's right. To settle the score, it's not an official action of the approved by the government, and therefore it is called as court operation. There is deniability without knowledge of anyone. सेना की सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इस मसले पर सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं, लेकिन ये बयान विपक्ष के गले नहीं उतर रहा है। कांग्रेस ने उन पर भारतीय सेना के पिछले 68 साल के शौर्य, साहस और बलिदान का अपमान करने का आरोप लगाया है। जब देश के रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने एक दिन में एक नहीं दो बार ये कहा कि मोदी जी की सरकार आने से पहले कभी भी भारत की सेना में न वीरता थी, न साहस था, न कुर्बानी का जज्बा था, और उन्होंने कभी दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए सीमा पार कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की। देश का कोई रक्षा मंत्री सेना के साहस, शौर्य, बलिदानी और कुर्बानी का इतना घोर अपमान कैसे कर सकता है? अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और इस मसले को लेकर सियासत अब और तेज होती जाएगी। विजयदशमी के दिन लखनऊ के ऐशबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संकेतों में इस मुद्दे को उठा चुके हैं। लेकिन हम वो लोग हैं जो युद्ध से बुद्ध की ओर चले जाते हैं। समय के बंधनों से, परिस्थिति की आवश्यकताओं से युद्ध कभी कभी अनिवार्य हो जाते हैं। इस बयान के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बयान जारी कर कहा कि युद्ध से बुद्ध के रास्ते जाने की बजाय बुद्ध के ही रास्ते पर चलें। जवानों ने जान हथेली पर रखकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। बेहतर होता अगर पीएम जवानों की तारीफ में भी कुछ बोलते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो पहले ही इशारों में कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री ने विजयदशमी पर यूपी का कार्यक्रम चुनाव के लिहाज से ही तय किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश में, और खासकर रामलीला के लिए तो कुछ सोच समझ करके आ रहे होंगे। हो सकता है उत्तर प्रदेश को कुछ देने आ रहे हो बड़े पैमाने पर। जब एम्स दिया था जमीन समाजवादियों ने दी। हम तो कहते हैं उत्तर प्रदेश कुछ दें खुशहाली और तरक्की के लिए, तो शायद ये रामलीला और ये समय उन्होंने निकाला है। साफ है जैसे जैसे चुनाव करीब आते जाएंगे, पाकिस्तान के साथ भारत के रवैये और सर्जिकल स्ट्राइक्स का मुद्दा तीखा होता जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक की होड़ लेने और छीनने की सियासी दलों की यह लड़ाई अब जनता के बीच चली गई है। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसे देखकर साफ लगता है कि इसे वोटों की शक में भुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन राजनीतिक दलों को यह ध्यान रखना होगा कि उनका कोई भी बयान सेना और सुरक्षा बलों के मनोबल पर उल्टा असर न डाले। नई दिल्ली में कैमरामैन पवन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो ये तो हुई रक्षा मंत्री की बात, लेकिन अब सरकार के आला सूत्र क्या कह रहे हैं आपको वो भी बताए थे। भारत का इरादा युद्ध का नहीं है, बल्कि देश को 2025 तक महाशक्ति बनाना है। लेकिन उस पर युद्ध थोपने के हालात में सेना मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, ये भी कहा जा रहा है। और सूत्रों का कहना है कि विपक्ष नहीं चाहता कि मोदी सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक्स का सियासी फायदा मिले, इसलिए वो जीएसटी की ही तरह सवाल उठा रहा है। सूत्रों ने साफ कर दिया है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं देगा, लेकिन यह भी समझना मुश्किल नहीं है कि विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है। समय के बंधनों से, परिस्थिति की आवश्यकताओं से युद्ध कभी कभी अनिवार्य हो जाते हैं, लेकिन ये धरती का मार्ग युद्ध का नहीं, ये धरती का मार्ग बुद्ध का है। अगर भारत पर कोई युद्ध थोपा गया तो भारत उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आला सरकारी सूत्रों का कहना है कि हमला होने पर भारत करारा जवाब देगा। जवाबी कार्रवाई पूरी जिम्मेदारी के साथ होगी। भारत का लक्ष्य 2025 तक दुनिया की एक महाशक्ति बनना है, इसीलिए भारत का जोर आर्थिक तरक्की पर है। एटम बम की धमकियों पर सूत्रों ने कहा कि पहले परमाणु हमला करने वाले को
बड़ी कीमत चुकानी होगी। सूत्रों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी। इसकी बाकायदा टाइमलाइन तैयार की गई थी। कूटनीतिक मोर्चे पर कार्रवाई और संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन की तारीखों का भी ध्यान रखा गया था, ताकि पाकिस्तान वहां के मंच का इस्तेमाल न कर सके। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में अमेरिका को सूचना नहीं दी गई थी। अब नीति है स्पीड, सरप्राइज और स्किल, यानी चौंकाते हुए तेजी से कुशलता के साथ पलटवार। भारत की जवाबी कार्रवाई के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। आतंकवादियों के खिलाफ फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करना अब ज्यादा आसान है। विपक्ष नहीं चाहता कि मोदी सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक का सियासी फायदा मिले। सरकार ने साफ कर दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं दिए जाएंगे। दरअसल सरकार का मानना है कि जिस तरह अपने ही जीएसटी बिल को कांग्रेस ने सिर्फ इसीलिए आखिरी वक्त तक रोकने की कोशिश की ताकि बीजेपी को उसका सियासी फायदा न मिले, ठीक वैसे ही पुरानी सर्जिकल स्ट्राइक के बढ़ चढ़कर दावे किए जा रहे हैं। सरकार त्योहारों के दिनों के लिए भी सतर्क है। सूत्रों का कहना है कि घाटी में अभी करीब 250 आतंकवादी सक्रिय हैं। ये आतंकी देश के दूसरे हिस्सों में भी बड़ा हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान भारत पर बातचीत का दबाव डालने के लिए आतंकवाद का सहारा लेता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ आतंकवाद पर ही होगी, किसी और विषय पर नहीं। इतिहास गवाह है कि दुनिया में उसी की चली है जिसके पास शक्ति है। शक्ति की पूजा भी होती है, शक्ति सत्य भी है। बदले भौगोलिक राजनीतिक हालात में भारत एक नई नीति और नए विश्वास के साथ सामने आया है कि देश के हितों पर वार होने के हालात में सिर्फ कड़ी निंदा ही नहीं होगी, बल्कि सख्ती के साथ हर मोर्चे पर उसका जवाब भी दिया जाएगा। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब प्राइम टाइम में चलते चलते करबला में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में आज पूरे मुल्क में मुहर्रम का गम मनाया गया। शोक में डूबे मुसलमानों ने सड़कों पर ताजियों के जुलूस निकाले और मातम किया। उस शहादत की याद में इस जमीन के हर जर्रे पे मुसलमान मातम करते हैं। कुछ के हाथों में जंजीरें और तलवारें हैं, जो जिस्म पे पड़ती हैं तो लहू फूट पड़ता है। इस तरह उस तकलीफ को वो याद करना चाहते हैं जो इमाम हुसैन और उनके साथियों को हुई होगी। आज भी अगर दुनिया से दहशतगर्दी खत्म करना है, आतंकवाद खत्म करना है, तो इमाम हुसैन का पैगाम दुनिया तक पहुंचाना होगा। तो देखो किस तरह से हम जुल्म के खिलाफ अपनी जान दे सकते हैं, अपना सर कटा सकते हैं, चाहे हमारे बच्चे 3 दिन के भूखे प्यासे क्यों ना हो। वाकया सन 680 का है। सीरिया में अमीर मुआविया की मौत के बाद उसका जालिम बेटा यजीद बादशाह बना, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने उसकी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की। यजीद की फौजों ने उन्हें करबला में फरात नदी के किनारे घेर लिया, दरिया पे पहरा बिठा दिया। इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। पैगंबर के घर की औरतों को रस्सियों से बांध के घुमाया गया। इस वक्त जितने भी दुनिया में आतंकवादी हैं, सब यजीद के मानने वाले, सब यजीद के मानने वाले। इसका मतलब दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी जो था वो यजीद था। मुस्लिम विद्वान मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके नवासे इमाम हुसैन को हिंदुस्तान से खास लगाव था, इसलिए भी हिंदुस्तान में मुहर्रम एक अलग अहमियत भी रखता है। रसूलुल्लाह जो हमारे पैगंबर हैं, उनके सिलसिले में यह है कि उन्होंने फरमाया था कि हिंदुस्तान से मुझे अमन की हवाएं आ रही हैं वहाँ। लिहाजा इसका मतलब है कि शुरू ही से हिंदुस्तान को अमन का प्रतीक समझा गया है। इस जंग में इमाम हुसैन और उनका पूरा कुनबा शहीद हो गया, लेकिन दुनिया की एक निराली जंग है जिसमें हारने वालों के याद में लोग 1500 साल बाद आज भी आंसू बहा रहे हैं। लेकिन जीतने वाले यजीद के नाम पे किसी मुसलमान ने उसकी मौत के बाद अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। लखनऊ में कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।